रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो और धन के नाम पर फूटी कोड़ी भी नहीं लाते। बकवास बंद करो सुधा। एक तो पूरा दिन इस धूप में मिट्टी के बर्तन बनाता हूं और बाजार में चिल्ला चिल्लाकर इन्हें बेचने की कोशिश करता हूं, और ऊपर से तुम्हारे ताने सुनो। समझ नहीं आता काम करूं क्या, तुम्हारे ताने सुनो। सुधा मदनलाल को क्रोध भरी नजरों से देखकर अचानक निराश हो गई। अब तुम ही बताओ मदनलाल, हमें कितने दिन हो गए आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। पता नहीं कब हम भी बाकी लोगों की तरह हंसते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। अपनी पत्नी का चेहरा देखकर मदनलाल का गुस्सा उतर गया। मैं क्या करूं सुधा, जब मैं मन लगाकर अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचने जी आशा से चाहता हूं, तब निराशा के साथ घर लौट आता हूं। ये कहकर मदनलाल वहां से चला जाता है। मदनलाल अपनी ही धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे जमींदार रोक लेता है। अरे मदनलाल, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। वो जो तुमने मेरी जमीन किराए पे ली थी मिट्टी के लिए, मुझे उसका किराया चाहिए। जी जमींदार जी, अभी तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटाने की कोशिश करूंगा। मदनलाल अपने घर लौट आता है। वहां परेशान होकर थके मन के साथ चारपाई पर बैठता है। तभी वहां सुधा आती है। क्या हुआ जी, आप तो बाहर गए थे, फिर इतना चेहरा क्यों उतर गया आपका? सुधा, जिस इंसान के जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उस व्यक्ति का चेहरा कहां से खेलेगा? आप साफ साफ शब्दों में कहिए, क्या हुआ? हाँ, मैं बाहर गया था मिट्टी लेने पर। रास्ते में ही जमींदार जी मिल गए। मैंने जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिट्टी के लिए किराए पर लिया था, उसी का किराया देने को कह रहे थे। पता नहीं कैसी किस्मत का मारा हूं मैं, जो हर बार मेहनत करने पर भी मेरे हिस्से में सिर्फ निराशा ही आती है। मुझे लगता है तुम जो मिट्टी बर्तन बनाने में उपयोग करते हो, शायद इस मिट्टी का दोष हो जो तुम्हारे हाथ निराशा ही लगते हैं। तुम इस बार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी जंगल से लाना, शायद मिट्टी बदलने से तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। हाँ सुधा, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी ही मिट्टी लेने जाता हूं। इस तरह हार मान लूंगा तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सुधा, तुम कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। हाँ, घर में एक रोटी पड़ी है, वही ले जाओ, और तो कुछ भी नहीं है। सुधा वह रोटी मदन को बांधकर दे देती हैं। मदनलाल मिट्टी लेने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। जंगल बहुत घना और विशाल है। मदनलाल अच्छी मिट्टी की तलाश करते करते गहरे घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे मैं तो मिट्टी की तलाश करते करते काफी अंदर आ गया, पर अभी तक जंगल में कहीं बर्तन बनाने जैसी मुलायम मिट्टी नहीं मिली, और चलते चलते तो मेरा गला ही सूख गया। कहीं पानी भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे चलता हूं, शायद कहीं मिट्टी या पानी मिल जाए। मदनलाल और आगे चलता है। आगे चलने पर उसे एक तालाब दिखाई देता है। वह उस तालाब के पास जाता है। चलो मिट्टी ना सही, कम से कम पानी तो मिला। बड़ी जोरों की भूख भी लग रही है। मैं यही खा पी के मिट्टी की तलाश में आगे बढ़ूंगा।
पर इसे पूरा खाकर भी मेरी भूख नहीं मिटेगी। मदनलाल की ये बात सुनकर उस तालाब में रहने वाला राक्षस जाग जाता है। पानी में हलचल हुई। वह राक्षस तुरंत पानी से बाहर निकल जाता है। ये कौन जादूगर है जो मुझे खाने की बात कर रहा है, और मुझे खाने के बाद भी इसकी भूख शांत नहीं होगी? नहीं, ये मुझे खाए उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। पानी में हलचल हुई। वह राक्षस तुरंत पानी से बाहर निकल जाता है। मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ, मैं दूसरों को खाता हूँ, तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो। मदनलाल राक्षस की ये बात सुनकर पूरा माजरा समझ गया। उसने अपने मन में सोचा, मैं तो सुधा की दी हुई रोटी की बात कर रहा था, पर यह सोच रहा है कि मैं इसे खाने वाला हूं। चलो अच्छा है, यही भ्रम काम आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। यदि तुम मुझे ऐसी चीज दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं, समझे? राक्षस आंखें बंद करके डेन बाय हवा में हाथ घूमता है और थोड़ी ही देर में रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक सुंदर और आकर्षक पक्षी वहां आ जाता है और मदनलाल के पास चला जाता है। इसे ले जाओ, तुम इससे धनवान हो जाओगे। यह क्या बकवास है? भला इस पक्षी से मैं कैसे धनवान हो सकता हूं? ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि एक जादुई और इच्छा पूर्ण करने वाला पक्षी है। और जब तुम अपनी इच्छा इससे व्यक्त करोगे तो यहां तुम्हें सब अपनी जादुई शक्ति से देगा। मदनलाल खुशी खुशी अपने रास्ते चल पड़ा। वो रास्ते भर सोचता रहा, सुधा जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, और जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा। अरे बहुत थक गया हूं, काश कहीं रुकने का ठिकाना मिल जाए। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। मदनलाल झोपड़ी के पास चला गया। वो व्यक्ति अपनी आंखों से देखा नहीं सकता था। अरे दादाजी, क्या मैं आज की रात आपकी झोपड़ी में गुजार सकता हूं? रात हो गई है। अरे बेटा, तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लग रहे हो। बेटा, तुम यहां रात रह सकते हो। वैसे भी मुझ अंधे को दिखाई नहीं देता है। मदनलाल ने आधी रात में उस बूढ़े व्यक्ति से शरण ली। रात का समय था। वो बूढ़ा व्यक्ति गहरी नींद में सो चुका था, पर मदनलाल की आंखें उस पक्षी पर टिकी हुई थी। क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए। क्या उस राक्षस ने सच कहा था या झूठ? क्या तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो भी चाहो मैं वो दे दूंगा। अरे, उसे राक्षस ने तो सही कहा था। ये तो बोलना भी है। मैं इससे कुछ मांग कर देखता हूं। तुम मुझे कुछ सोने की मोहरें दे दो। थोड़ी देर में रंग बिरंगी रोशनी हुई और सोने की मोहरें आ जाती हैं। अरे, ये तो सच में जादुई पक्षी है। उस राक्षस ने सही कहा था। जब सुधा को यहां सब पता चलेगा तो वहां बहुत खुश होगी। ये पक्षी मेरी किस्मत बदल देगा। मैं धनवान हो जाऊंगा और किसी भी गरीब पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मदनलाल थका हुआ था। वह गहरी नींद में सो जाता है। मदनलाल के सोते ही थोड़ी देर बाद उस झोपड़ी पर एक परछाई पड़ती है। एक लुटेरा उस झोपड़ी में दाखिल होता है। वह लुटेरा दाएं बाएं देखता है। उस लुटेरे की नजर उस पक्षी और उसके पास पड़ी मोहरों पर पड़ती है। वह लुटेरा उस पक्षी और सोने की मोहरों पर को लेकर वहां से चला जाता है।
सुबह होते ही मदन लाल की आंखें खुली। आंखें खुलती ही वह सबसे पहले पक्षी को खोजता है, पर वहां कहीं भी उसे वह पक्षी नजर नहीं आता है। अरे बाबा, यहाँ मेरा एक पक्षी था, वो कहाँ गया? बेटा पता नहीं मुझे, मैं तो अंधा हूं और बेटा पक्षी तो था। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? शायद वो उड़ गया होगा। उस पक्षी को ना पाकर वह परेशान हो जाता है। मदन लाल जल्दी जल्दी फिर उस राक्षस के पास जाता है। राक्षस, और राक्षस बाहर आओ। मदन की आवाज सुनकर वह राक्षस बाहर आता है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए फिर से? अरे राक्षस, तुमने तो कहा था कि वो जादुई पक्षी है, वो तो उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो पक्षी खुद तो अपने मालिक से दूर नहीं हो सकता। रुको, मैं अपनी शक्तियों से पता लगाता हूँ वो कहाँ है। वह राक्षस आंखें बंद करता है और अपनी शक्तियों से उस पक्षी के बारे में पता लगता है। उस पक्षी को एक लुटेरा चोर ले गया है और वो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर है। तुम उसके पास जाना और 3 बार ये है मंत्र, हिम्र ब्रेम हिम्र, बोल देना। वो लुटेरा थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मदन उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ता है। चलते चलते उसे वह डाकू दिखाई देता है। मदन लाल उस लुटेरे के पास जाता है और जैसे राक्षस ने कहा था वैसे 3 बार वह मंत्र पढ़ता है। वह लुटेरा वही बिना कुछ किए एक मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। मदन लाल अपनी जादुई पक्षी को वापस ले आता है। फिर से पहले उन बूढ़े बाबा के पास जाता है और उन्हें अपनी जादुई पक्षी की मदद से कुछ सोने के सिक्के दे देता है। क्या तुम इन बाबा को उनके आंखों की रोशनी लौटा सकते हो? हाँ, यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं इन्हें इनकी आंखें लौटा सकता हूँ। तो फिर देरी किस बात की? तुम इन बाबा को उनकी आंखें वापस लौटा दो। कुछ ही देर में रंग बिरंगी रोशनी होती है और बाबा की आंखें वापस लौट आती है। धन्यवाद बेटा। मदन लाल अब अपने घर के लिए निकल जाता है। अब बिना देरी के सबसे पहले सुधा के पास जाता हूं। मदन लाल अपने घर पहुंच जाता है और सुधा से पूरी बात कहता है। कैसे उसे यह पक्षी मिला, कैसे यह पक्षी लुटेरे अपने साथ ले गया और कैसे उसने फिर से पक्षी को पाया। अच्छा, तो तुम एक जादुई पक्षी हो, तो फिर तुम मुझे बहुत सारा धन दे दो और हमारी इस झोपड़ी को आलीशान कोठी में बदल दो। थोड़ी देर बाद रंग बिरंगी रोशनी के साथ बहुत सारा धन वहां आ जाता है और मदन लाल की टूटी फूटी झोपड़ी भी अब आलीशान कोठी में बदल चुकी थी। मदन लाल का परिवार शांति और सुखी जीवन जीने लगे।